अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वेबिनार का पर्पस सीएसएस के बारे में नॉलेज हासिल करना, सीएसएस के बेसिक को समझना है। अच्छा, हम सिर्फ सीएसएस पे बात नहीं करेंगे, या ये जो हमारा वेबिनार होगा ये सिर्फ सीएसएस को कवर नहीं कर रहा होगा, बल्कि सीएसएस के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे कनेक्ट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम सीएसएस की बात करते हैं, सीएसएस हमारा सबसे बड़ा एग्जाम है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान का सबसे बड़ा एग्जाम है। जब आप उसकी तैयारी करते हैं तो उसके साथ साथ बहुत सारे और टेस्ट होते हैं जिसकी तैयारी अपने आप हो जाती है। यानी अगर कोई कैंडिडेट सीएसएस की तैयारी कर रहा है तो फिर जैसे अभी एएसआई की जॉब साइंस के लिए कोई इश्यू नहीं होता। गवर्नमेंट जॉब जितनी भी आती है वो सब सीएसएस की तैयारी में जो आप पढ़ते हैं उन्हीं में से आती है। यानी इन शॉर्ट एक आसान अल्फाज में बताऊं, जो मैं अपने स्टूडेंट को अक्सर मोटिवेट करने के लिए कहता हूँ कि अगर आप सीएसएस की तैयारी करते हो, मैं कब कह रहा हूँ कि सीएसएस का अटेम्प्ट दो, मैं ये कह रहा हूँ कि सीएसएस की तैयारी करते करते जितनी गवर्नमेंट जॉब आती जाती है सबका आप अटेम्प्ट देते जाओ। 16 ग्रेड, 17 ग्रेड, जितनी जॉब आती जाती है आप सबका अटेम्प्ट देते जाओ। उसके दो फायदे होते हैं। पहला तो फायदा ये होता है, सर सीएसएस का पासिंग रेशियो बहुत कम है, होगा नहीं होगा। तो एक तो ये चीज हो सकता है सीएसएस तक ना जा सके, क्योंकि सीएसएस हर कोई तो नहीं करता। आप ये वाला टेस्ट देके भी 16 और 17 ग्रेड से इजीली पोस्ट हो सकते हो। और पास एक्सपीरियंस भी ये रहा, बहुत सारे स्टूडेंट आज 16 और 17 स्केल पे हैं भी। अभी इवन जो एसएससी वगैरह के जो एग्जाम किए थे उसमें भी काफी सारे स्टूडेंट 16 और 17 ग्रेड पे पोस्ट हुए। इसके अलावा दूसरी चीज, आप अपने जो तैयारी होती है अपनी तैयारी को भी देखते हो कि मेरी तैयारी कैसी है, और मैं क्या सीएसएस देने के लिए एलिजिबल हो चुका हूँ, मेरी तैयारी के अकॉर्डिंग क्या मैं हो चुका हूँ या नहीं हुआ, अभी और मेहनत की जरूरत है। तो इससे दो फायदे, एक सीएसएस है जो कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होता है, जो पूरे पाकिस्तान को कवर करता है। और एक होता है प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज, जिसको पहले हम पीएमएस कहा करते थे। अब पीएमएस क्या है, वो प्रोविंस तक लिमिट है। आप लोगों ने शायद सुना हो, मैंने आज भी अपनी कम्युनिटी पे लगाया था सीसीई, सीसीई 2024। और सीसीई क्या है, कंबाइंड कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम। ये क्या है, ये सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन कर रही है। कैसा होता है, तकरीबन 80% सीएसएस रहता है। यानी इसमें और सीएसएस में कुछ चीजों का फर्क है। जैसे यहाँ पे उर्दू में ऐसे भी है, सीएसएस में हमारे वक्त सिर्फ इंग्लिश ऐसे होता है या उर्दू ऐसे भी है, और इस तरह कुछ चीजों का फर्क है। इसकी 2024 की रजिस्ट्रेशन एमपीटी, इसका भी स्क्रीनिंग होता है, वो हो चुकी है। और आई गेस नेक्स्ट संडे या 21, हाँ यस, 21 अगस्त को इसका टेस्ट एंड कराची में सेंटर इसका एनईडी में डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट है, मैंने वो कम्युनिटी पे लगाया था। बहरहाल ये सीसीई का 24। हम सीएसएस की जो बात करें, सीएसएस की जो स्क्रीनिंग जिसको हम एमपीटी के नाम से जानते हैं, वो हमारी कब होनी है, किस वक्त होनी है, उसकी फीस कितनी होगी, वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलो अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, आप इसमें चीजें स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको यहाँ पे बहुत यूजफुल रहेंगी। स्क्रीन कब तक आ रही होगी, सबको शो हो रही होगी स्क्रीन? मुझे थंब अप करके बता दीजिएगा ताकि मुझे तसल्ली हो जाए। चले, अच्छा, सीएसएस के बाद आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनते हैं, वो ब्यूरोक्रेट कहलाता है। तो यहाँ पे आज जर्नी टूवर्ड ब्यूरोक्रेसी, सिविल सर्विसेज भी उसी को कहते हैं, सिविल सर्विसेज की तरफ एक सफर है। तो इसीलिए इसका जो मैंने नाम दिया वो यही। अच्छा, तो आज की हमारी आउटलाइन को जरा देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे व्हाट इज सीएसएस, सीएसएस क्या होता है। हम ये देखेंगे सीएसएस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। हम ये देखेंगे स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है, स्क्रीनिंग का मतलब क्या है, क्यों होती है, कब से शुरू हुई, ये देखेंगे। हम स्क्रीनिंग टेस्ट की आउटलाइन, सीएसएस की नहीं, सीएसएस का जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है उसकी आउटलाइन, यानी कौन कौन से सब्जेक्ट से आता है, और सब्जेक्ट का क्राइटेरिया क्या है, कौन से सब्जेक्ट से कितने परसेंटेज आएगा। और उसके बाद हम सीएसएस के सिलेबस को देखेंगे, सीएसएस का टाइम टेबल, यानी कब इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है, कब एग्जाम होने, ये सारी चीजें देखेंगे। और इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाए वो देखेंगे। अच्छा, सिर्फ बताएंगे नहीं, करवाएंगे। लेकिन सबसे पहले सीएसएस है क्या। सीएसएस के बारे में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू ये सिविल सर्विसेज की जॉब होती है। सिविल सर्विसेज यानी गवर्नमेंट जॉब होती है, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनते हो। और डिफरेंट ग्रुप है, वो ग्रुप के नाम भी यहाँ पे मेंशन है, वो भी बताऊंगा।
डिफरेंट ग्रुप में आपको गवर्नमेंट कम से कम भी 17 ग्रेड का ऑफिसर अपॉइंट करती है। ऑफिसर 17 ग्रेड से स्टार्ट होते हैं, 16 ग्रेड तक क्लर्क कहलाते हैं। क्लर्क और प्यून हम लोग आप आमतौर पर समझते हैं, क्लर्क का मतलब ये कि जो चाय पानी लेकर आएगा, क्लर्क ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट या फिर सिविल सर्विसेज की टर्मिनोलॉजी में बीपीएस 1 से बीपीएस 16 तक और कुछ डिपार्टमेंट बीपीएस 15 तक ये क्लर्क कहलाते हैं, और 16 से कुछ में और कुछ में 17 से ऑनवर्ड 22 तक ये कहलाते हैं ब्यूरोक्रेट। यहाँ पे क्लर्क नहीं है, यहाँ पे ब्यूरोक्रेट की हम बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसके लिए खुद को तैयार करते हो तो आप क्लर्क यानी 16 ग्रेड और बीपीएस 15 बीपीएस 14 को भी इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो आपने तैयारी जरूर करनी है। आप सीएसएस तक ना भी पहुंचेंगे तब भी किसी अच्छे मकाम तक इंशाल्लाह लाजमी पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे यही है कि ब्यूरोक्रेसी में आप जा सकते हो, आप कैबिनेट ऑफिसर यानी आप पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेट भी बन सकते हो, आप सिविल ब्यूरोक्रेट या नॉन पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेट भी बन सकते हो। नॉन पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेट मतलब डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर्स वगैरह जो होते हैं, नॉन पॉलिटिकल। तो आप नॉन पॉलिटिकल की तरफ भी जा सकते हो, आप पॉलिटिकल की तरफ भी आ सकते हो। सीएसएस की तैयारी करें। ओके, अब यहाँ पे ये वो ग्रुप्स हैं जिनमें आप सीएसएस करने के बाद जा सकते हैं, जिसमें फॉरेन सर्विसेज जो सबसे टॉप मोस्ट है। इसके बाद दूसरे नंबर पे ये जो आप देख रहे हैं पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ये जो असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं, डिप्टी कमिश्नर होते हैं, ये यहाँ पे पुलिस सर्विसेज इन पाकिस्तान में आप एएसपी के रैंक पे जा सकते हैं। लैंड एंड रेवेन्यू एफडीआर वगैरह सारी इसके अंदर आपकी कस्टम सर्विस, कॉमर्स एंड ट्रेड सर्विस, इंफॉर्मेशन ग्रुप है, कई सारे और ग्रुप हैं। ये जो आपके सामने लिखे हुए अराउंड 12 ग्रुप। इन 12 ग्रुप में आप किसी भी ग्रुप में 70 स्केल पर जा सकते हैं। अच्छा, इसमें अलॉटमेंट कैसे होती है ग्रुप की, इसकी कुछ बात कर लेते हैं। स्टार्टिंग के जो जो मेरिट लिस्ट बनती है, मेरिट लिस्ट में जो टॉप मोस्ट होते हैं, उन टॉप मोस्ट से जब आप फॉर्म फिल करेंगे, फॉर्म फिल करते हुए आपने उनको बताना है कि भाई मैं इस ग्रुप के लिए विलिंग हूँ। जब आप अभी फॉर्म फिल करेंगे, वो भी मैं डिस्कस करूंगा, आप बताएंगे मैं इस ग्रुप के लिए विलिंग हूँ। अगर आप टॉप जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें टॉप पर होंगे तो आपको आपकी विलिंग के अकॉर्डिंगली ही ग्रुप दिया जाएगा। अगर आप टॉप में ना हुए, जो टॉप के 15-20 हैं, अगर आप उसमें ना हुए तो फिर आपका जो मेरिट नंबर बनेगा, जो आपका मेरिट बनेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको इन ग्रुप में से किसी में अपॉइंट किया जाए। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ बार वक्त ऐसा होता है, कुछ अनलकी कैंडिडेट होते हैं तो उनकी अलॉटमेंट नहीं, उनको अलॉट नहीं किया जाता। कोई ग्रुप उस सीएसएस पास कर लेते हैं लेकिन उनको कोई ग्रुप अलॉट नहीं किया जाता, उनको फिर वापस से सीएसएस करना अनलकी क्या कह सकते हैं। अच्छा भैया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आते हैं। आप इसमें बहुत सारी चीजों का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और बाद में आप व्हाट्सएप के थ्रू पूछ भी सकते हैं। हम इसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखने वाले हैं। क्वेश्चन आंसर सेशन भी होगा जिसमें आपकी जर्नी के बीच से जवाब भी दिया जाए। अच्छा, तो सबसे पहली चीज आप पाकिस्तानी नेशनल होने चाहिए, ये सबसे पहला इसका क्राइटेरिया। अगर आप पाकिस्तानी नहीं है तो कश्मीर के सिटीजन होने चाहिए। अच्छा, एक दफा ऐसा भी हुआ, मैं जब बता रहा था तो एक स्टूडेंट का कहना था कि सर क्या कश्मीरी पाकिस्तानी नहीं। हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कश्मीर को इंडिपेंडेंट टेरिटरी का स्टेटस दिया। हमें वहां जाने के लिए वीजा वगैरह नहीं लेना पड़ता, लेकिन कश्मीर एक अलग टेरिटरी है, उसका अपना वजीर आजम होता है, उसकी अपनी पार्लियामेंट है। तो इसलिए कश्मीर के लोग भी एलिजिबल, पाकिस्तानी सिटीजन या कश्मीरी सिटीजन होना चाहिए। सेकंड चीज, अब जरा गौर से सुनिएगा, आपके पास अगर बैचलर्स की डिग्री, बैचलर्स सर अगर मेरे पास बीए की डिग्री है तो चलेगी, अब तक के कमिटमेंट के अकॉर्डिंग बीए की डिग्री चलेगी। सर मेरे पास बीकॉम की डिग्री है, चलेगी। सर मैंने बीबीए किया है, चलेगा। सर मैंने एमबीबीएस किया है, चलेगा। सर मैंने कंप्यूटर साइंस में बैचलर्स किया है, चलेगा। किसी भी फील्ड में आपने बैचलर्स किया हुआ हो, फिलहाल अब तक 14 ईयर की जो एजुकेशन है वो चल रही है, वो एक्सेप्टेबल है। अनटिल एंड अनलेस जब तक कोई नई अमेंडमेंट नहीं आ जाती तब तक वो चल रही है। अगर लेट सपोज आपने आपके बैचलर्स की डिग्री है, अब दूसरी कंडीशन आ गई कि आपका कम से कम सेकंड डिवीजन होना चाहिए। पर अगर मेरा सेकंड डिवीजन नहीं है, मेरी परसेंटेज 45 से कम थी, तो अब मैं क्या करूं, तो उसके लिए दूसरी कंडीशन हमारे पास आएगी, फिर आपका उस बैचलर्स की डिग्री पे एडमिशन या रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, आपके पास मास्टर्स होना चाहिए। वो मास्टर्स जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है थर्ड डिवीजन अगर किसी का है, तो फिर उस कंडीशन में उसको मास्टर्स करना पड़ेगा, जिसको हम नॉर्मली यहाँ पे 16 ईयर एजुकेशन कहते हैं, लेकिन इंटरनेशनली 18 ईयर एजुकेशन कहलाती है। तो उसको मास्टर्स करना पड़ेगा।
मास्टर्स उसको सेकंड डिवीजन से क्लियर करना होगा तो वो सीएसएस के लिए एलिजिबल है। मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने क्वेश्चन को अपने पास लिख लें, बाद में जब क्वेश्चन आंसर सेशन होगा तो पूछ लीजिएगा। अच्छा, फिर इसके लिए एज क्या रिक्वायर्ड है? एज आपके 21, मिनिमम 30, मैक्सिमम। ये कमिटमेंट की बात हो रही है इसमें कि हो सकता है कि जो एज रिलैक्सेशन है वो 35 तक कर दें, लेकिन अभी जो 26 का जो सीएसएस होना है उसमें ये वाली पॉलिसी अप्लाई नहीं है। अच्छा, 30 तक है, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आप किसी भी स्केल के गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो आपको 2 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। यानी अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप 32 ईयर की एज तक इसको अटेंड कर सकते हैं। यस, आपको अपने डिपार्ट से परमिशन, एनओसी लेनी। अच्छा, सीएसएस कौन कौन से शहरों में हो रहा है? तो हमारे पास तकरीबन जितने बड़े शहर हैं, नाम यहाँ पे मेंशन है, तकरीबन जितने बड़े शहर हैं तमाम में सीएसएस होता है। सीएसएस के जो ऑफिस हैं वो मौजूद है। और सीएसएस के ऑफिस कौन से होते हैं? फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। हमारे पास कराची में यहाँ पे क्लिफ्टन में मौजूद। अच्छा, अब जरा स्ट्रक्चर पे आते हैं, सीएसएस के स्ट्रक्चर पे। सीएसएस के स्ट्रक्चर पे सबसे पहले देखिए, आपने स्क्रीनिंग टेस्ट एमपीटी क्लियर करना है। स्क्रीनिंग टेस्ट को क्लियर कर लेने के बाद जिसको क्लियर करेगा वो आएगा थ्योरी टेस्ट। थ्योरी टेस्ट क्या होता है? जिसको हम देखते हैं कि सीएसएस बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, वो थ्योरी टेस्ट है। अगर किसी ने लकीली थ्योरी टेस्ट को क्लियर कर लिया तो फिर वो आएगा मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट क्लियर कर लिया तो फिर वो आएगा साइकोलॉजिकल टेस्ट। एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट के बाद वो आएगा वाइवा वन, जिसको हम इंटरव्यू भी कहते हैं। इन सब के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। किसकी फीस कितनी है, कौन सा कब होगा, किसके बाद क्या है, इन सारी चीजों पे हम डिटेल में आज बात करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, कौन इंटरव्यू कहाँ कहाँ होता है? कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिशावर, कोयटा, जो पाकिस्तान के बड़े शहरों सब इंटरव्यू भी होते हैं। अच्छा, अब जो अनाउंस हुई है डेट, उस डेट के अकॉर्डिंग जरा देख लेते हैं सीएसएस कब होने वाला है, क्या है। तो सबसे पहले सीएसएस 2026 इंपॉर्टेंट डेट्स है। एमपीटी की रजिस्ट्रेशन कल से स्टार्ट हुई। एमपीटी आज अनाउंस हो गया, उसकी रजिस्ट्रेशन कल से स्टार्ट होगी और 25 तारीख तक इसकी रजिस्ट्रेशन चलेगी। यानी 15 दिन आपको इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए मिलेंगे। इसकी रजिस्ट्रेशन कैसे होगी? इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए आपने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे जाना है। वहां पे आप जब जाएंगे तो आपको एमपीटी की रजिस्ट्रेशन का लिंक मिलेगा। वहां पे आपको अपनी जो डिटेल्स है वो डिटेल्स पुट करनी है। और आगे मैंने रखा, अभी मैं इस वक्त आपको जस्ट वर्बली बता रहा हूँ। तो आपने यहाँ पे अपनी डिटेल्स पुट करनी होगी। उसके बाद एक चालान प्रिंट होगा। चालान को आप डाउनलोड करके प्रिंट करेंगे और वो चालान आपने पे करना होगा। 250 रुपए का वो चालान। तो बहरहाल अभी सिर्फ वर्बली बता रहा हूँ। एमपीटी से जो आप फॉर्म फिल करेंगे, एमपीटी आपका कंडक्ट होगा 11 अप्रैल, यानी सॉरी 9 नवंबर। एमपीटी आपका कंडक्ट होगा, संडे का दिन। और सेम डे, उसी दिन एमपीटी की जो कुछ जो आंसर की होती है वो भी अपलोड कर दी जाएगी। आप में से किसी ने भी अगर प्रीवियसली कभी गवर्नमेंट जॉब का टेस्ट दिया है तो आपको पता होगा, एक शीट टेस्ट की होती है, उसके नीचे 2 कार्बन शीट होती है। यहाँ पे भी सेम डे का तरीका होता है। आप जिस उसको मार्क करते जाएंगे, आपका कोड होगा ए बी सी या डी कोड होगा। उस कोड को आपने अपने पास देख लेना है। उस कोड के अकॉर्डिंग आप अपने जो आंसर शीट है उस पर मार्क करते जाएंगे। एमसीक्यू बेस्ट टेस्ट होता है, 200 एमसीक्यू होते हैं, आगे डिटेल भी बताना है। 200 एमसीक्यू होंगे। आप फिर कार्बन कॉपी अपने साथ लेके जाएंगे। फिर जब रात को या फिर कभी कभार ऐसा होता है कि नेक्स्ट डे जब ऑफिशियल जो आंसर कीज होंगी वो आएंगे तो आप उससे मैच करके एक आइडिया लगा लेंगे कि मेरे मार्क्स कितने बन रहे हैं। देन फिर बाद में फिर उसकी जो ऑफिशियल जो रिजल्ट होता है वो अनाउंस होगा। अच्छा, जो आंसर की वगैरह आने के बाद आपका ऑफिशियल रिजल्ट भी आ गया, उसके बाद अब आएगी सीएसएस के थ्योरी टेस्ट की रजिस्ट्रेशन। कब से स्टार्ट हो रही है? वो स्टार्ट होगी 15 दिसंबर से 30 दिसंबर तक। अगेन इसके लिए भी 15 आपको दिन मिलेंगे। आपने इस बीच अपनी तैयारी को कंप्लीट करना है, तैयारी कंप्लीट रखनी है। फॉर्म फिल करने के बाद भी, क्योंकि आपको फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी भेजने होते हैं, तो 1 महीना आपको ये दे रहे हैं। और रिटन टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं 4 फरवरी से। रिटन टेस्ट कैसे होता है? रिटन टेस्ट नॉर्मली जिनके रूटीन होती है वो यूं होती है कि 4 तारीख को दो एग्जाम होंगे। 9 बजे से 12 बजे तक पहला, देन उसके बाद गैप, फिर दूसरा। 4 तारीख को दो, 5 तारीख को दो, 6 तारीख को, 7 तारीख को नॉर्मल इस तरह होता है, क्योंकि आपको जो स्टार्टिंग में कंपलसरी होती है। तो कंपलसरी 6 कंपलसरी आपके वो 3 दिन में हो जाते हैं। देन फिर आपने कौन से सब्जेक्ट इलेक्टिव रखे हैं वो फिर उस पर डिपेंड है।
अच्छा, अब यहाँ पे डिटेल आ गई कि किस तरह अप्लाई करना ताकि आप इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकें। लेकिन सबसे पहले तो सीएसएस की जो इंफॉर्मेशन है, पहली जो इंफॉर्मेशन एडवर्टाइजमेंट जो है वो अगस्त या सितंबर में आती है। इस दफा भी देखें अगस्त में आ गई, न्यूज पेपर्स में आती है। हमने आपके लिए और आसानी कर दी, आपको डिफरेंट ग्रुप में भी हमने ये प्रोवाइड कर दिया ताकि आपके लिए और आसानी। अच्छा, तो इसके बाद एमपीटी गवर्नमेंट बैंक, नेशनल बैंक या स्टेट बैंक की ब्रांच में, ट्रेजरी ब्रांच में आपने जाना है और वहां पे आपने जो फॉर्म आपने डाउनलोड किया हुआ है वो डाउनलोड, उसके साथ ये देखिए स्लिप नंबर लिखा, इस इस नंबर की या नाम की स्लिप जनरेट होगी, खुद ब खुद होगी, आपने कुछ नहीं करना, खुद होगी, डाउनलोड करनी है आपने। अब उसमें फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे जाके तीसरा पॉइंट देखें, यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन अपलोड करनी है, आपके डॉक्यूमेंट होंगे, सीएनआईसी, डिग्री, डोमिसाइल। ऐसे डोमिसाइल क्यों होता है? क्योंकि डोमिसाइल जो टोटल सीट होती है उसके डोमिसाइल से कोटा होता है, नॉर्मली कोटा होता है। तो डोमिसाइल अपलोड करना है आपने, कौन कौन से ग्रुप में इंटरेस्टेड है, जो 12 दिखाए थे उनके उनके आपने नाम सेलेक्ट करने होते हैं। इस तरह की कुछ डिटेल जब आप जाएंगे आपको खुद भी समझ आ जाएगा, नहीं आए तो फिर आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको उनकी कॉपीज जो है वो डिस्पर्स भी करनी होती है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन इस्लामाबाद से हेडक्वार्टर पे। वो सारी चीजें फिर बात की बात। फर्स्ट आप स्लिप जनरेट करेंगे, अपना फॉर्म फिल करेंगे, स्लिप जनरेट करेंगे, 250 रुपए इसकी फीस होती है, 250 रुपए इसकी फीस होती है। और आप वो फीस सबमिट करेंगे और उसकी जो रिसिप्ट की जो पिक्चर होगी वो स्कैन करके या फिर मोबाइल से क्लिक करके क्लीन करके आपने उसमें अपलोड भी कर दी। ये पूरा इसका क्राइटेरिया है कि आपने किस तरह से सीएसएस के लिए अप्लाई करना है। अच्छा, अब हम एनपीटी पे बात कर रहे हैं। एनपीटी आपका 200 मार्क्स का है। इसमें सबसे पहले आपके पास इस्लामिक स्टडीज या सिविक, नॉन मुस्लिम के लिए सिविक और मुसलमानों के लिए इस्लामिक स्टडीज 20 मार्क्स का ये आता है। उर्दू 20 मार्क्स का, इंग्लिश 50 मार्क्स का, जनरल एबिलिटी बेसिकली साइंस से रिलेट कर रहा होता है, 60 मार्क्स का, जनरल नॉलेज 50 मार्क्स। अच्छा, उर्दू में क्या क्या पूछा जाता है? उर्दू में कुछ मुहावरे पूछे जाते हैं, इसके अलावा रदीफ, काफिया और इस तरह की चीजें होती हैं, टेंसेस कहते हैं, ये होता है। और बस एनोनियम, एंटोनियम, इस तरह की। इंग्लिश में भी कुछ इसी तरह की चीजें हैं। इंग्लिश में आपको वर्ड देगा, आपको कहेगा इससे मिलते जुलते वर्ड। अच्छा, इसके पास्ट पेपर्स भी मौजूद है, इसके पास्ट पेपर्स भी अगर आपको चाहिए तो आपको पास्ट पेपर्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, इसके पास्ट पेपर्स। जनरल नॉलेज बहुत बड़ा समंदर है। अच्छा, एमपीटी के बारे में एक चीज मैं और बता दूं कि एमपीटी आपका नवंबर के महीने में है। इंशाल्लाह हम एमपीटी की क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं। मैं सेशन के एंड में इसकी डिटेल्स भी बता दूंगा। क्लासेस भी ऑनलाइन भी होंगी और ऑन कैंपस भी होंगी। ये देख रहे हैं आप, जगह रेनोवेट करवा रहे हैं, तैयार करवा रहे हैं। यही वजह है कि अभी यहाँ पे एयर कंडीशन वगैरह मौजूद नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा सा ये पसीना वगैरह भी जो आ रहा है इसलिए आ रहा है, क्योंकि अभी एयर कंडीशन वगैरह सारी चीजें यहाँ पे सेट होनी। अच्छा भाई, अब एमपीटी के बारे में कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने बताया यहाँ पे जरा डिटेल में अगेन आ रहा है। एमपीटी 200 मार्क्स है, एमसीक्यू बेस्ट टेस्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यानी आप सही करें गलत करें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। नॉर्मली गवर्नमेंट जॉब में जब हम जाते हैं वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है, चाहे फिर वो 0.5 हो या 0.25 हो, होती है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं। अच्छा, एमपीटी को अगर आप अटेम्प्ट करने और आप फेल हो जाते हैं तो ये आपका सीएसएस को, आपको पता है 3 चांसेस होते हैं, मैं आगे बताऊंगा अभी। सीएसएस के 3 चांसेस होते हैं। एमपीटी का फेल होना आपके इन 3 चांसेस में काउंट नहीं है। यानी आप एमपीटी को 6 बार अटेम्प्ट करें, फेल, कोई मसला नहीं। एमपीटी अटेम्प्ट करना आपके जो अटेम्प्ट है उसमें काउंट नहीं है। ड्यूरेशन आपके पास 200 घंटे आपको मिलते हैं, यानी एक एमसीक्यू के लिए 1 घंटा नॉर्मली, इससे पहले ही होगा। मैंने तकरीबन कोई 2 बार सीएसएस का एमपीटी और तकरीबन 2 बार सीसी का एमपीटी अटेम्प्ट किया है, और दोनों तकरीबन 1 घंटा 1.25 घंटे में इजीली हो जाता है। इसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है? आपको 33% चाहिए होते हैं। 33% मतलब 200 मार्क्स है, तो कम से कम 66 मार्क्स आपको लेने हैं। या 66 मार्क्स लेना कोई बहुत मुश्किल है? जवाब है नहीं, मुश्किल नहीं, लेकिन फिर भी लोग फेल है। आपको तैयारी ऐसी करनी है कि आप एटलीस्ट 66 मार्क्स, कोशिश आपने करनी है आप 100 मार्क्स या 120 130 का पेपर करके आए, ताकि अगर उसमें से कुछ गलत भी हो जाता है, कुछ गलत भी हो जाए तो आपके एटलीस्ट उतने मार्क्स जरूर हो कि आपकी जो जगह है वो सिक्योर हो जाए।
एमपीटी की फीस मैंने आपको बताया था 250 रुपये, ये अनरिफंडेबल होती है। और एमपीटी अगर आपने रियलाइज, सपोज आपने सीएसएस 2026 के लिए अगर एमपीटी दिया है तो वो एमपीटी आपका सिर्फ किसी अटेम्प्ट में काउंट होगा। अगर आप चाहेंगे 27 के सीएसएस में ये एमपीटी का रिजल्ट आप यूज करें तो वो काउंट नहीं होगा, आपको उसके लिए अलग एमपीटी देना। सीएसएस की थ्योरी पे आते हैं। सीएसएस की थ्योरी में आपको जो कंपल्सरी सब्जेक्ट होते हैं, कंपल्सरी सब्जेक्ट में आपको 40% मार्क्स लेने होते हैं। 40% मार्क्स, 100 मार्क्स का पेपर है तो 40 मार्क्स ही होगा 40%। और जो ऑप्शनल होते हैं उस ऑप्शनल में आपको 33% मार्क्स लेना होता है। अब सिर्फ 200 मार्क्स वाले हैं उसका 33%, 66 मार्क्स बनेंगे। और जो 100 में उसका 33 मार्क्स ही बनेंगे, 33%। और उसकी एक लिस्ट भी दी है, वो लिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि वो लिस्ट कौन सी है और उसमें कौन सा आपने लेना है, वो तो ऑफकोर्स आपकी चॉइस होगी। मशवरा जरूर दिया जा सकता है, मशवरा जरूर दिया जाए। अच्छा, ये आ गए हमारे पास कंपल्सरी सब्जेक्ट। ये कंपल्सरी सब्जेक्ट की लिस्ट है, इंटरनेट पे मौजूद भी, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले इंग्लिश प्रेसिंग कंपोजिशन है 100 मार्क्स, इंग्लिश ऐसे 100 मार्क्स, जनरल साइंस एंड एबिलिटी 100 मार्क्स, करंट अफेयर्स 100 मार्क्स, पाकिस्तान अफेयर्स 100 मार्क्स और इस्लामिक स्टडीज 100 मार्क्स। ये हमारे पास टोटल बनते हैं 600 मार्क्स। ये आपने पास करने ही करने हैं। और यहाँ पर पासिंग मार्क्स क्या है? 40%। इन 6 सब्जेक्ट के लिए पासिंग मार्क्स 40% है। यानी आपको इंग्लिश प्रेसी और इंग्लिश ऐसे में भी 40% मार्क्स या 40 मार्क्स लेने होंगे। बच्चे सबसे ज्यादा जो फेल होते हैं वो इन सब्जेक्ट में फेल, इंग्लिश प्रेसी और इंग्लिश ऐसे इसमें फेल होते हैं, क्योंकि यहाँ जो इंग्लिश चाहिए वो बहुत ज्यादा अपग्रेडेड इंग्लिश चाहिए। यहाँ की वोकेबलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। यही वजह है कि अगर स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर मैंने अब तक बैचलर्स कंप्लीट नहीं किया, मैंने अभी इंटर कंप्लीट किया है, या मैं अभी यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर में हूँ, मैं सीसीएस की तैयारी शुरू करूँ, मैं कहता हूँ हाँ लाजमी करो। और अभी आपने सिर्फ 2 चीजों पे काम करना है। पहला, अपनी इंग्लिश कंपोजिशन कह लो या फिर वोकेबलरी कह लो, उस पर काम करना है। दूसरा, करंट अफेयर्स पे काम करना है। इन 2 चीजों को अपने अपडेट करते रहे, अपग्रेड करते रहे, क्योंकि बाद में जाके ये दोनों चीजें आपको बहुत सारी जगहों पे काम आएंगी। ये हो गए कंपल्सरी मार्क्स। क्वेश्चन अगर हैं तो लिख लें, एंड में जाके फिर हम क्वेश्चन सेशन भी कर रहे हैं, तो वहां पे आपके क्वेश्चन जो होंगे उसको डिटेल उसकी देख लेंगे। अच्छा, अब ऑप्शनल सब्जेक्ट, ऑप्शनल के लिए मेरी यूट्यूब पे वीडियो भी मौजूद है जिसका क्यूआर कोड मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। आप चाहें तो वहां पे जाकर वीडियो भी देखिए, उसमें कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स है सब्जेक्ट सिलेक्शन के हवाले से। कुछ शॉर्टली मैं यहाँ पे भी डिस्क्राइब कर दूंगा, बता दूंगा, ताकि आपके लिए और आसानी हो। चाहे तो स्क्रीन शॉट ले ले, बाद में देख लीजिएगा क्यूआर पे जाकर। अब हम ऑप्शनल सब्जेक्ट को जरा देख रहे हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन से। आपको डिटेल देखनी है तो डिटेल मैंने जो क्यूआर बताया आप उसको स्कैन करके डिटेल देख सकते हैं। मैं बस जस्ट वर्बली बताता चलूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं, ऐसे सब्जेक्ट सेलेक्ट करें जो ओवरलैप करें दूसरे सब्जेक्ट को। हमारे पास 7 ग्रुप, देखें यहाँ पे 4 ग्रुप यहाँ पर हैं और 3 ग्रुप ये। इन 7 सब्जेक्ट में हमने कॉम्बिनेशन बनाना है 600 मार्क्स का। अब 600 मार्क्स का कॉम्बिनेशन कैसे? कि देखिए ये वाले जो ग्रुप है ना, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3, इसमें आप कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं वो 200 मार्क्स है। 200 मार्क्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मैंने ग्रुप ए से पॉलिटिकल साइंस को अगर पिक किया, अगर मैंने ग्रुप ए से 200 मार्क्स का पॉलिटिकल साइंस पिक किया है तो अब मुझे और 400 मार्क्स चाहिए। अब 400 मार्क्स के लिए फॉर एग्जाम्पल में, बल्कि आई एम सॉरी, मैं अगर करेक्ट कर दूं, ग्रुप 3 जो है वो 100 मार्क्स का। मैंने पॉलिटिकल साइंस 200 मार्क्स का लिया, मैंने ग्रुप 3 में से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 100 मार्क्स के लिए, ये मेरे हो गए 300 मार्क्स। ग्रुप 4 में से मैं देखता हूँ कि भाई हिस्ट्री ऑफ यूएस सबसे शॉर्ट है, लेकिन मेरे पास एक कंपल्सरी सब्जेक्ट था पाकिस्तान अफेयर्स,
उससे ओवरलैप करता हुआ एक सब्जेक्ट यहाँ पर है, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया या हिस्ट्री ऑफ इंडो पाक। मैं ये ले लेता हूँ तो मेरा वो वाला सब्जेक्ट और ये ओवरलैप करेंगे। मैंने ये सब्जेक्ट रख लिया। कितने हो गए? 200 पॉलिटिकल साइंस के। फिर हमने 100 मार्क्स का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिया, या आप गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स कोई भी ले सकते हैं। फिर हमने एक 100 मार्क्स ले लिया हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया। ये मेरे हो गए 400 मार्क्स। अब देखते हैं भाई अब और में क्या ले सकता हूँ। लेट सपोज मैं जेंडर स्टडीज ले रहा हूँ, 100 मार्क्स का ये वाला है। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस क्योंकि मैंने लिया, उसका P2 जो है वो मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को टच करता है और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो एक और ओवरलैप कर सकता हूं मैं, वो ये है कि ग्रुप 6 अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को ले लूं तो पॉलिटिकल साइंस का P2 इसको ओवरलैप करेगा, या अगर मैंने वहां पे IR रखा है तो यहाँ पे इंटरनेशनल लॉ मुझे ओवरलैप करेगा। तो डिपेंड करता है आपने सब्जेक्ट कौन सा पिक किया। तो 100 मार्क्स तो ये हो गया। तो इस तरीके से मेरे 600 मार्क्स का कॉम्बिनेशन बन गया। सर आपने ग्रुप 7 से तो कोई लिया ही नहीं, जरूरत भी नहीं। सर आपने ग्रुप 2 से भी कोई नहीं लिया, जरूरत भी नहीं। अगर आप ग्रुप ए और ग्रुप बी से दो एक एक सब्जेक्ट पिक करते हो, लेट सपोज आपने साइंस भी पढ़ी है, आपको फिजिक्स भी आती है, आप IR भी ले रहे हो, 400 मार्क्स भी हो गए। उसके बाद आपको सिर्फ 200 मार्क्स का बचा है। तो हर ग्रुप से सब्जेक्ट का लेना जरूरी नहीं है। ये बड़ा मिसकंसेप्शन है जो नॉर्मल स्टूडेंट पूछते हैं। अच्छा जी, अब हम कुछ चीजों पे आ रहे हैं सीएसएस 2026 के बारे में। सबसे पहली चीज, अगर कोई 3 बार सीएसएस अटेम्प्ट कर चुका है, एमसीटी की बात नहीं कर रहा हूँ, थ्योरी की बात कर रहा हूँ, अगर कोई 3 बार सीएसएस अटेम्प्ट कर चुका है तो वो चौथी बार सीएसएस के लिए अटेम्प्ट अप्लाई नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस जब तक कोई स्पेशल अनाउंसमेंट ना हो। मिसाल के तौर पे आई गेस तो 1.5 साल पहले एक स्पेशल सीएसएस अनाउंस हुआ जिसमें वो भी अप्लाई कर सकते थे जो 3 बार सीएसएस कर चुके हैं, वो भी कर सकते थे, और एक जनरल एज रिलैक्सेशन भी दी गई। तो अगर इस तरह की कोई सिचुएशन हो तो एक अलग बात है, नॉर्मली नहीं करते। दूसरा ये कि आपकी एज की जो मैक्सिमम दी हुई है 30 दी हुई है और मिनिमम 21 दी हुई है, और आपकी एज जो कैलकुलेट की जाएगी वो इस साल के आखिरी दिन तक की जाएगी। अगर इस साल के आखिरी दिन तक आपकी एज वहां तक पहुंच गई, आप सीएसएस नहीं कर सकते। लेट सपोज अगर उसमें टाइम है, उसमें मंथ है, तो आप चांस ले सकते हो। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे यही है, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज जो है वो मोर देन 30 और लेस देन सॉरी हाँ मोर देन 30 ना हो या फिर लेस देन 21 ना। कैंडिडेट जो है वो 4 टेस्ट में आपने अप्लाई होना है, 4 मुख्तलिफ, जिसमें थ्योरी, मेडिकल, साइकोलॉजिकल, देन वाइवा वॉइस। किसी एक में भी अगर आप फेल हो गए तो आप पूरे सीएसएस के एग्जाम में फेल कंसिडर किए जाओगे। नीचे वाला पॉइंट जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, आपको 6 कंपल्सरी एंड 600 के ऑप्शनल लेने, लिस्ट आपको बता दी गई, सिलेक्ट कर सकते हैं। और कंपल्सरी में 40% और जो ऑप्शनल है उसमें 33% पासिंग क्राइटेरिया है। उसके बाद हमारे पास शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट जो होंगे वो रिटर्न, देन मेडिकल, देन साइकोलॉजिकल करेंगे। अगर लेट सपोज अगर आपने कोई पेपर अच्छा दिया और लेकिन आपको फेल कर दिया, आपको डाउट है कि मैंने पेपर अच्छा दिया था, मुझे फेल कर दिया गया, मुझे नहीं होना चाहिए था, तो आप रीचेकिंग भी करवा सकते हैं, उसकी 500 फीस। अच्छा जी, लेट सपोज कि आप रिटर्न टेस्ट दिया आपने और आप रिटर्न टेस्ट में क्वालिफाई कर गए। आपने पहले एमसीटी दिया, एक मिनट, लेट सपोज आपने पहले एमसीटी का टेस्ट दिया, पास कर लिया। उसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट, आपको इनवाइट किया गया रिटर्न के लिए, जो कि नॉर्मली होता है। आपने रिटर्न टेस्ट दिया और आपने रिटर्न टेस्ट भी क्लियर कर लिया। तब थर्ड स्टेज पे आप आएंगे। थर्ड स्टेज में क्या करना है, आपको मेडिकल टेस्ट देना है। मेडिकल टेस्ट के लिए पहले आपने 100 रुपीज का एक फीस स्लिप सबमिट करनी होगी। ये फीस स्लिप जो होगी ये आपकी हेल्थ फीस के लिए ये करनी है, सिर्फ ये नहीं है, इसके अलावा भी फीस है, लेकिन पहले आपने 100 रुपीज पे करनी होगी। ये भी कैसे करनी है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट से सारी डिटेल आएगी, आपको लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, वहां से आपने जो रिसिप्ट है उसको डाउनलोड करना है। इसी तरह नेशनल बैंक या स्टेट बैंक की ट्रेजरी ब्रांच में जाना है, सबमिट करना है, और सबमिट करके उसकी पिक्चर लेके अपलोड करनी है अपने पोर्टल। देन इसके बाद आप मेडिकल बोर्ड के सामने अपेयर हैं। मेडिकल बोर्ड आपको चेक करेगा, डिफरेंट तरह के आपके टेस्ट होंगे, और ये देखा जाएगा कि आप सिविल सर्विसेज के लिए क्वालिफाई करते हैं, फिट हैं या नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे
अगर आप इसको पास कर लेते हैं, मेडिकल बोर्ड आपको जो देखेगा वो आपके जो टेस्ट होंगे उन टेस्ट को देखेगा, उन टेस्ट की बेस पे वो अपनी रिपोर्ट बनाएगा, और अब वो जो रिपोर्ट बनाएगा उसकी फीस आपको अलग से पे करनी है, वो है 1400। देखें यहाँ पे मेंशन, पहले जो आपने दी थी वो आपकी मेडिकल फीस, मेडिकल फीस के बाद आपने टेस्ट करवाए, टेस्ट करवाने के बाद मेडिकल बोर्ड के पास वो टेस्ट आपको जा रहे हैं, मेडिकल बोर्ड आपके टेस्ट पे पूरी एक रिपोर्ट बनाएगा, मेडिकल बोर्ड की जो फीस है वो 1400, यानी आपका मेडिकल टेस्ट आपको 1500 का पड़ता है। ठीक है, इसकी भी डिटेल मौजूद है, और इसका भी वही होगा, फेडरल पब्लिक सर्विस की वेबसाइट, वहां से रिसिप्ट डाउनलोड होगी, आप नेशनल बैंक में फीस पे करेंगे 1400 रुपए, और अगेन उसका भी पूरा प्रोसेस नहीं। अगर आपने लेट सपोज लकीली मेडिकल टेस्ट भी पास कर लिया, तो अब आप जिस स्टेज पे आएंगे वो साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट की कोई फीस नहीं होती, साइकोलॉजिकल टेस्ट में आपको वो इनवाइट करेंगे, ऑफिस में बुलाएंगे, जो डिस्ट्रिक्ट का या फिर जो सिटी का ऑफिस होगा वहां बुलाएंगे, वहां पे आपको टेस्ट होगा, साइकोलॉजिस्ट आपको चेक करेंगे, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी मेंटेलिटी, आपका रिएक्शन, इन सारी चीजों को टेस्ट किया जाएगा। देखें पूरी डिटेल आपके पास यहाँ पे मौजूद भी है। अच्छा, इसके अपने को मार्क्स भी नहीं, बाकी सारी चीजों को तो मार्क्स मेडिकल तो करेगा, लेकिन चीजें उसमें तो रिपोर्ट आती है। साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है इसमें जो मार्क्स नहीं है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट की जो फीडबैक होगा वो वाइवा वॉइस में आपसे इफेक्ट डालेगा, कि वो मार्क्स की सूरत में भी हो सकता है, वो क्वेश्चन की सूरत में भी हो सकता है, वो किसी भी तरह हो सकता है, लेकिन वो इफेक्ट जरूर डाले। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट में पास होना बहुत मैटर करता है। चल लेट सपोज कि अगर कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट पास नहीं कर पाता, किसी भी वजह से साइकोलॉजिस्ट उसे नॉन रिकमेंडेड कर देगा, तो फिर वो नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकता। नेक्स्ट स्टेज जो फाइनल स्टेज जो इंटरव्यू है, वो इंटरव्यू में नहीं जा सकता, यानी साइकोलॉजिकल टेस्ट पास करना ही कंपल्सरी। अच्छा, इसके बाद देन वाइवा वॉइस आते हैं, जिसको आप इंटरव्यू कहते हैं, और आपने आपको तो बहुत सारे में इसके इंटरव्यूज की वीडियो देखी होंगी, नहीं देखी तो यूट्यूब पे जाके देखिएगा। अच्छा, इस इंटरव्यू में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। वो कुछ चीजें देखिए यहाँ पे मौजूद नहीं है, आपके माइंड के अलर्टनेस को देखा जा सकता है, कितने अलर्ट हैं आप, आपके इंटेलिजेंस को देखा जा सकता है, आप कितने पोलाइट या आप किसी चीज को कितनी पोलाइटली डील करते हैं ये देखा जा सकता है, आपके कैरेक्टर, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी लीडरशिप, किसी भी चीज को देखा जा सकता है। ये भी देखा जा सकता है कि आप कितनी जल्दी हाइपर हो रहे हैं, आप किस तरह खुद को संभाल रहे हैं, तो ये सब चीजें देखी जा सकती है। इसमें एक जर्नल मिस्टेक थी जो एक स्टूडेंट ने की, और उसने आके बाद में इसको एडमिट भी किया था। उसका कहना था कि सर मुझसे क्वेश्चन पूछा गया, मुझे उस क्वेश्चन का जवाब नहीं आता था, तो मैंने कोशिश की कि अपनी तरफ से उसका जवाब बनाऊं और उनको बताऊं। तो ये आपने नहीं किया, क्योंकि वो जो लोग बैठे होते हैं वो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, जिसको हम अपनी जबान में कह सकते हैं कि बड़े मगरमच्छ। वो सारी चीजें जो आप यहाँ पे सोच रहे हैं आपके माइंड में, वो ये सब करके गुजर चुकी है। तो अगर कोई चीज आपको नहीं आती तो आप वहां पे सॉरी, ऐसे ये वाली जो टिप मैंने बताई, ये आप सब किसी भी कमीशन के एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो जो सामने लोग बैठे होते हैं वो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं, आप उन्हें चूना नहीं लगा सकते हो, वो बहुत कुछ जानते हैं जो आप नहीं जानते। तो क्वेश्चन आपको वो पूछ रहे होते हैं जिसके बारे में उनको पूरी डिटेल पता हो। अगर किसी चीज के बारे में आपको नहीं पता तो आप सॉरी कह दें, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि अगर लेट सपोज उन्होंने आपसे बराजिश के बारे में नाम पूछा, तो आप सिर्फ नाम ही बताएं, आप डिटेल में ना जाए, क्योंकि अगर आप डिटेल में गए और उन्होंने कहा कि इसको तो बहुत पता है, चलो कोई और क्वेश्चन, तो फिर शायद आप जितना पूछा है, जितना उन्होंने कहा है, आप उतना बताएं, तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। यहाँ पे देखें, फिर आपके पास सेकंड पॉइंट देखें, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेगा, जिसमें एक्सपर्ट और सीनियर जो ब्यूरोक्रेट होंगे उनका एक पैनल होगा जो आपसे क्वेश्चन करें। अब वो क्वेश्चन किसी भी तरह का हो सकता है। जर्नल जो क्वेश्चन वो स्टार्ट करते हैं वो आपके एकेडमिकल बैकग्राउंड से करते हैं, आपकी जनरल नॉलेज चेक करते हैं, करंट अफेयर्स चेक करते हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं उस जगह के बारे में आपसे पूछा जाता है, करंट अफेयर्स जो चल रहे हैं उनके बारे में पूछा जाएगा, आपका ओपिनियन पूछा जाता है, ये सारी चीजें होती हैं। यहाँ पर ये 300 मार्क्स है, जो वाइवा वॉइस होता है ये 300 मार्क्स है, जिसमें पास होने के लिए आपको कम से कम 50% मार्क्स यानी 150 मार्क्स 150 मार्क्स आपको लेना जरूरी है। अगर आप 150 मार्क्स नहीं लेते तो आप पूरा जो प्रोसेस करके आए, एमपीटी, थ्योरी, मेडिकल, साइकोलॉजिकल, सब जाए,
सब जाया हो जाएगा, 0 पे आप आ जाएंगे, क्योंकि इस सीएसएस के पूरे स्टेज में आप कहीं भी किसी भी जगह गलती करते हैं, किसी भी जगह फेल होते हैं, तो आपकी जो शुरू से मेहनत है वो पूरी जाया होगी और आपको अगेन अप्लाई करना है। यही वजह है कि हम ये देखते हैं सीएसएस अप्लाई कितने लोग करते हैं, पास होने वाले कितने होते हैं। तो सीएसएस इतना ईजी, इतना हलवा नहीं है, क्योंकि फिर आपके पास इतनी पावर होती है कि आपके सिग्नेचर पे चीजें चेंज हो जाती है। आपके सिग्नेचर लोगों की किस्मत डिसाइड कर रहा होता है। आपके पास इतनी पावर इस वजह से आती है। आपके पास इतनी पावर होती है कि आप पूरे इलाके को होल्ड कर सकते हो। आपके पास इतनी पावर होती है कि आप अपनी मर्जी का कानून अप्लाई करवा सकते हो। इतनी पावर होती है। इतनी पावर ऐसे ही नहीं आती, इसके लिए पूरा प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ता है। अच्छा, इसके बाद अलोकेशन जो मैंने आपको बताया था, आपको अगर आप टॉप में आ रहे हैं तो आपको आपकी जो विश है, जो बिल है, इसके अकॉर्डिंग अलॉट किया जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं आ रहे हैं, उस सूरत में फिर अनलकी आपको नेक्स्ट टाइम फिर अटेम्प्ट करना है। तो नॉर्मली जो अलॉट होते हैं उनको लेटर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से मिलता है। देन जो फील्ड जिसमें आप सिलेक्ट हुए, जिस ग्रुप में, आपको उसकी ट्रेनिंग पे जाना है। हर ग्रुप की अपनी अपनी ट्रेनिंग होती है। अच्छी ये ट्रेनिंग जो है ये 6 महीने की भी होती है, ये ट्रेनिंग 2 साल की भी होती है। सीएसएस पास करके जॉब सेट हो गई, जॉब पे लग गए और जिंदगी सेट है, ऐसा वाला मामला नहीं है। आपको सीएसएस पास करने के बाद भी जिस फील्ड में आप लगे, लेट सपोज आप फॉरेन सर्विसेज में लगे, तो आपको क्या पता ब्यूरोक्रेसी, आपको क्या पता एम्बेसडर के आदाब क्या होती है, उसकी ड्यूटीज क्या होती है, किस तरह करना है। या आप असिस्टेंट कमिश्नर लगे तो असिस्टेंट कमिश्नर पे हर चीज कैसे करनी है, तो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। सिविल सर्विसेज, आपको सिविल सर्विसेज की प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। सिविल सर्विसेज अकेडमी में आपको भेजा जाएगा। आप एएसपी लग गए तो एएसपी की आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, फिर उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये 6 मंथ से 2 ईयर तक की ट्रेनिंग होती है। ये इसमें आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है, आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है। और देन ट्रेनिंग के बाद आपको जहाँ पे, जिस जगह पे आपकी पोस्टिंग होगी, आपको वहां पे भेज दिया जाए। ऐसा पूरी जो हमने इसको डिस्कस किया, उस पूरे में हम ये देख लेते हैं किस जगह हमारी कितनी फीस लगनी है। आप चाहे तो बाद में उसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। एमपीटी 250 रुपए का हमारी फीस है। इसके बाद जब आप रिटर्न के लिए जमा कराते हैं, थ्योरी के लिए जमा कराते हैं, थ्योरी की फीस 2200 रुपए, थ्योरी की फीस 2200 रुपए। देन उसके बाद किसी भी गवर्नमेंट बैंक में, जिस तरह स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, उसके बाद हेल्थ, अगर आपको मेडिकल टेस्ट होना है तो उसमें हेल्थ फीस होगी जो 100 रुपीज होगी। देन जब आप मेडिकल बोर्ड के सामने जाते हैं तो 1400, टोटल फीस इतनी। हाँ, अगर आपको पेपर रीचेक करवाना है तो रीचेक करवाने के आपको 500 रुपए अलग से लगेंगे, वो फिर आपकी मर्जी है। और ये पर पेपर, लेट सपोज मुझे 3 पेपर चेक कराने हैं तो 1500, मुझे 5 कराने हैं तो 2500। तो फिर ये आप पे डिपेंड करता है, आप ना करवाएं तो ये नहीं लगेंगे। ये टोटल ये जो चार है, 250, 2200, 114, ये टोटल फीस की। फीस इसमें जो चीज महंगी पड़ती है वो पड़ती है आपको ट्यूशन। आप जो जहाँ से सीख रहे हैं, जहाँ से पढ़ रहे हैं, अकेडमी को ज्वाइन कर रहे हैं, वो महंगा पड़ता है। क्या फीस खुद घर में किया जा सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके लिए आपको मेंटोरशिप लाजमी, मेंटोर लाजमी रखना पड़ता है, मेंटोर लाजमी होता है। अच्छा, अकेडमी ज्वाइन करने में प्रॉब्लम ये होती है कि अकेडमी में आपको नॉर्मली जो शॉर्ट ड्यूरेशन में कराते हैं वो आपको बहुत स्पीड अप लेके चलते हैं। बहुत सारी चीजें जो नया सब्जेक्ट है, आप उसको कम्प्लीटली टैकल भी नहीं कर पाते। इसीलिए अक्सर मैं कहता हूँ कि पर्सनल ट्यूटर को हायर कर लें सब्जेक्ट के लिए, या फिर आपको जो सब्जेक्ट की अपनी बेस बनाए, बेस बनाने के बाद चाहे तो अकेडमी ज्वाइन कर लें, क्योंकि आपकी बेस स्ट्रांग होगी, आपको फिर इस पर पॉलिश करना होगा। आप स्टार्टिंग से जाते हैं, अकेडमी आपकी बेस नहीं बनाएंगी, क्योंकि उनको एक लिमिटेड टाइम में कोर्स पूरा करना होता है। क्योंकि आपको टेस्ट के लिए कंप्लीट टेस्ट की तैयारी करा के अपेयर भी तो करवाना है, बल्कि उनकी भी, उनके पास टाइम शॉर्ट है। अच्छा, अब सीएसएस की कुछ स्कीम देख लेते हैं, मार्किंग स्कीम देख लेते हैं, जो कि हमारी ऑलरेडी बात हुई है, मैंने यहाँ पे जरा सम अप कर दी। सबसे पहले कंपलसरी 40% और जो ऑप्शनल है हमारे को 33% होंगे। इसके बाद यही क्राइटेरिया हमारा 33% वाले क्राइटेरिया एमपीटी में भी है, और फिर थ्योरी में आते हैं तो 40% है, 33%। अच्छा, हमारे पास जीके के देखिए 3 पेपर, ये कौन से? जनरल साइंस एबिलिटी, पाकिस्तान अफेयर्स एंड करंट अफेयर्स। G1, G2, GK1, GK2, GK3, ये 3 जीके कहलाते हैं। तो ये देखें, 120 आपको मार्क्स उसमें लेने होंगे 300।
और आपको जो टोटल एग्रीगेट जो बनेगा वो तकरीबन, अगर आपके 1200 मार्क्स, 1200 आपके मार्क्स बनेंगे 12 सब्जेक्ट के, उसमें से एटलीस्ट 600 मार्क्स आपको पासिंग के लिए लेना होगा एग्रीगेट। देखो 33% पासिंग है, आपने पासिंग तो ले लिया, लेकिन पासिंग ले लेना काफी नहीं है, कम से कम एग्रीगेट पे आना है। तो 600 मार्क्स आपको टोटल लेने होंगे। सर मैं 600 मार्क्स लेके क्या सीएसएस पास कर सकता हूँ? देखो 600 मार्क्स लेने वाला आप अकेले नहीं होंगे, 600 मार्क्स लेने वाले आपकी तरह मिसाल के तौर पर 1500 लोग और होंगे। लेकिन सीएसएस क्वालिफाई कितने लोग कर पाते हैं? 200, 250, मैक्सिमम 300। तो सिर्फ ये काफी नहीं होगा, क्योंकि आपसे ज्यादा, आप 1500 अगर पास किए हैं तो टोटल रिटर्न पास करने वाले तकरीबन, एक मिसाल दे रहा हूँ कि 2500 लोग हैं, तो आप 1000 लोगों के बाद हो। अगर उन 1000 लोगों में से बहुत सारे रिजेक्ट हो जाएंगे तो आपका चांस नहीं है। बेहतर यही है कि 600 नहीं, आप कोशिश करें 1000 मार्क्स, 950 या इससे ज्यादा। तो आपका मेरिट जितना हाई होगा, आपकी एलोकेशन के चांस उतने ज्यादा होंगे, आपके अच्छी जगह पोस्टिंग के चांस उतने ज्यादा होंगे। अच्छी जगह पोस्टिंग मीन अच्छे ग्रुप में। अच्छा जी, इसके बाद कंप्लीट मेडिकल चेकअप वगैरह होता है, उसके लिए अपने आप को मेडिकली फिट रखें, अपनी डाइट वगैरह अच्छी रखें। तो ये तो खैर बात की बात है, लेकिन अब पूरी डिटेल में बात हो रही है। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए साइकोलॉजिकल जो प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं, पर्सनैलिटी ट्रैकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा वाइवा वॉइस में बता दिया गया आपको 50% मार्क्स आपको लेने होंगे। टोटल 300 है, तो 300 का 50% 150 बनता है। अच्छा, अभी हम क्वेश्चन आंसर सेशन पे भी आ रहे हैं, लेकिन अगर आपको कोई क्वेश्चन इसके अलावा भी हो बाद में, तो आप स्क्रीनशॉट दे सकते हैं, प्लेटफॉर्म पर अप्रोच कर सकते हैं, और व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फेसबुक, तीनों किसी पे भी अप्रोच कर सकते हैं। तो फिलहाल अब रिकॉर्डिंग को ऑफ करेंगे हम, और क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ आएंगे, ताकि क्वेश्चन आंसर को इजीली फिर हम डील कर